अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा जंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशा आफरीदी। किस्त नंबर 19। साड़ी प्रेस करने के बाद जिस वक्त वो सायरा बेगम की ख्वाबगाह में दाखिल हुई, दिल ख्वामखा धड़के जा रहा था। जब से वो ज़ावियर अंसारी से मिलकर आई थी, हमा वक्त यही खदशा, यही धड़का लगा रहता कि अब या तब सायरा बेगम की अदालत में हाजिरी लगनी है। और आज कई दिनों बाद बिलाखिर गालिबन वो वक्त आ ही पहुंचा था। असगरी ने जब ये पैगाम दिया कि बड़ी बेगम ने उसे साड़ी इस्त्री करने के बाद अपने कमरे में बुलाया है, वो जहन को किसी एक नुक्ते पर मुर्तकज़ नहीं कर पा रही थी। आखिर क्यों बुलाया होगा उन्होंने? कहीं ज़ावियर अंसारी की खाला ने उसकी कोई शिकायत तो नहीं कर दी, या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ज़ावियर अंसारी अपने वादे से मुकर गया हो, उसने हाँ तो नहीं कह दी कहीं। और इस खदशे के साथ ही उसका दिल जैसे रुक कर धड़का था। अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगी दुर्रे मखनून? क्या वाकई हराम मौत को गले लगा लोगी तुम? सवालात के झक्कड़ से चलने लगे थे दिलो दिमाग में। बमुश्किल उसने साड़ी इस्त्री की और धड़कते दिल से सायरा बेगम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यस, आवाज़ के साथ ही वो गला तर्क करती अंदर चली आई। ये लीजिए, ये प्रेस कर दी है मैंने। सामने ही वो सोफे पर बैठी गालिबन उसी की मुंतज़िर थी। उसके अंदर दाखिल होते ही गहरी नज़र से उसे देखा। उनकी नज़रों में कुछ था, वो पजल सी हो गई। थैंक्स। अजीब लठ मार सा लहजा था। उसकी समझ में नहीं आया कि तंज किया है या वाक़तन वो मशकूर हैं। उसे वहाँ बेड पर रख दो और यहाँ आकर बैठो। अब के ज़रा तहकुम से कहा तो वो किसी मामूल की तरह हदायत पर अमल करके उनके सामने रखे सोफे पर आ बैठी। अभी नाजिया का फ़ोन आया था। उन्होंने हाथ में लिया कार्डलेस फ़ोन उसके सामने लहराया। एक सनसनी सी उसके रगों पे में उतरी उस लम्हे। नज़र उठाने का यारा ना हुआ। चेहरा पीला पड़ गया था जबकि वो उसे ही बगौर देख रही थी। मुबारक हो तुम्हें, सावियार ने इनकार कर दिया है। तंजिया कटीला लहजा उसके दिल में तराजू हो गया। नज़र के साथ साथ सर भी मज़ीद झुक गया था। तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना ये खबर सुनकर। उसकी खामोशी उन्हें तिलमिला गई थी। क्या तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि मुजफ्फ़र के लिए किस कदर परेशानी का बायस हो तुम? अपनी 3 बेटियों के फ़र्ज से सुबकदोश होने जा रहे थे वो, कि मज़ीद तुम्हारी जिम्मेदारी उनके सर डाल दी गई और उसे निभाने की हत्तल मकदूर कोशिश कर रहे हैं वो। उनके साथ साथ इस घर का हर फर्द तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है, मगर बदले में तुम क्या कर रही हो, क्या दे रही हो हमें? उनका लहजा गोया आतिशी भाले की तरह लगा था उसे। वजूद एहसास पर ज़बरदस्त ज़रब पड़ी तो सारा एहतजाज नमकीन पानी की सूरत पलकों के मुंडेरों पर आ रुका। तुम्हारी लाइफ सेट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, उसे नाकाम बनाए दे रही हो तुम। आखिर तुम क्यों मुजफ्फ़र के एसाब पर सवार होना चाहती हो? क्यों नहीं उन्हें सुकून की ज़िंदगी गुजारने दे रही? पिछले दिनों खुद को सब्र का जो सबक उन्होंने पढ़ाया था, आज नाजिया की फ़ोन कॉल के बाद एक मरतबा फिर वो उसे भूल गई थी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि मैंने तुम्हें ज़ावियर से क्यों मिलवाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे और उसके बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मगर तुमने जाने उस लड़के से क्या कहा कि वो इनकार कर बैठा है। पहले तो तुम उस दिन बेहोश होकर ख्वामखा का सीन क्रिएट कर गई, और जब बाद में मैंने किसी न किसी तरह मामला संभाल लिया तो फिर बना बनाया काम बिगाड़ आई। वो सख्त पराफरोख्ता थी। दुर्रे मखनून लबों के गोशे कुचलते हुए बमुश्किल उस नमकीन स्याल को बहने से रोक रही थी जो इस वक्त पलकों की बाढ़ फलांगने को मचल रहा था। सीने में गोया टीसें सी उठ रही थी। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रही कि तमाम उम्र लोग तुमसे रिश्ता हमदर्दी नहीं निभा सकेंगे? कभी ना कभी तुम्हें इस आरज़ी पनाहगाह को छोड़कर जाना ही होगा। ये तुम्हारा घर नहीं है, इस बात को गिरह से बांध लो तुम। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़ गए, कभी ना कभी हमें भी जाना होगा। उसकी चुप उन्हें चिंचलाने पर मजबूर कर गई, ताहम बात उन्होंने पते की थी। दुर्रे मखनून ने बेइख्तियार नज़र उठाकर उन्हें देखा। नागवारी और नफ़रत की चिंगारियां सी फूटती महसूस हुई उसे सायरा बेगम की आंखों से। उसने उनकी सारी प्लानिंग ख़राब कर दी थी। इस घर से उसे निकालने की जो चाल वो चल रही थी, इसमें बहुत बड़ा रखना पैदा कर दिया था उसने। बेबसी और बेचारगी की इंतहा थी। उसे अपना आप उस लम्हे किसी गदागर के मानिंद महसूस हो रहा था जो सायरा बेगम के आगे अपने कशकोल, अपने कासाई सवाल को हद दर्जे ज़िल्लत उठाने के बावजूद दराज किए हुए था। उस पर अपने वालदैन का जिक्र वो खुद पर काबू ना रख सकी। बावजूद हज़ार कोशिश सिसकियाँ उसके लबों से आज़ाद हो गई थीं। सायरा बेगम ने बेजारी से उसके झुके हुए घने बालों वाले सर को देखा। तुम्हारे रोने से यह हकीकत तब्दील नहीं होगी। मामला समझने की कोशिश करो। मैं, मुजफ्फ़र और अम्मा की ज़िंदगी जब तक है तभी तक तुम इस घर में रह सकती हो। फिर उसके बाद क्या होगा?
کیا اکرما کی بیوی یا سیف کی فیملی تمہیں برداشت کرے گی اس گھر میں؟ ان کا سوال کڑا اور حقیقت پر مبنی تھا۔ در مکنون نے ہتھیلی کی پشت سے رخساروں پر بہتی نمی رگڑ کر صاف کی۔ نو وے، اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا تھا انہوں نے۔ اس بھول میں بھی کبھی نہ رہنا کہ اکرما یا سیف کی فیملیز تمہیں یہاں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گی۔ آج کل کی لڑکیاں ساس سسر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتیں، کجا کہ ایک ایسی لڑکی کو جھیلنا جس کا کوئی حقیقی رشتہ بھی نہیں ہو کسی سے۔ الفاظ تھے کہ برچھیاں، اسے اپنے پہلو میں خون رشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ذلت وہ تھی جو اس نے ایک درندے کے ہاتھوں اٹھائی تھی، اور ایک تذلیل یہ تھی جس کا اسے اپنی ماں جیسی ہستی کے مقابل سامنا تھا۔ سیف اس کا کزن تھا، اکرما نہ سہی، کم از کم اس سے تو کسی نہ کسی حوالے سے رشتہ بنتا تھا اس کا، مگر سائرہ بیگم کی گفتگو نے گویا اس کا بھی امکان ختم کر دیا تھا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھو لڑکی، آج میں اور مظفر تمہارا گھر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہ رہے تو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ جاؤ گی تم۔ اس معاشرے میں اکیلی لڑکی لوگوں کے لیے ترن والے سے کم نہیں ہوتی، اس کا تمہیں تو باقاعدہ تجربہ بھی ہے۔ تیکھے پن سے کہتے کہتے بے دردی سے طنز کیا تھا انہوں نے۔ اس کے اندر سب کچھ گویا جل تھل ہو گیا تھا۔ ایسا تانا، ایسی بے حسی اور سفاکیت، خود پر قابو پانے کی کوشش میں اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اس لمحے۔ سائرہ بیگم نے اس کے مرتعش وجود کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ لہٰذا جو میں کر رہی ہوں اس میں دشواریاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ عمر میں تو تم کم ہو، مگر تجربہ تو تمہیں کسی سن رسیدہ عورت سے زیادہ ہے نا۔ جان رکھو، عورت کی حفاظت اللہ نے مرد کے ذریعے ہی کروائی ہے۔ بھائی اور فادر تمہارے ہیں نہیں، اور بیٹا تمہیں ابھی مل نہیں سکتا، لہٰذا شوہر کے سہارے سے ہی زندگی گزارنی ہوگی تمہیں۔ میں نے نازیہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی اور پرپوزل دیکھے تمہارے لیے۔ اس دوران تم بھی اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، ابھی عمر اور حسن کی دولت ہے تمہارے پاس، زیادہ وقت گزر گیا تو یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، اس لیے دیر مت کرو اور وقت کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ تو میں رشتے میں تمہاری ماں کی بہن ہوں، اس لیے یہ سب کر بھی رہی ہوں، ورنہ ہمارے معاشرے میں گھر سے بھاگی ہوئی اور اغوا شدہ لڑکی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا، دونوں ہی ذلت کا جلتا ہوا نشان سمجھی جاتی ہیں۔ وہ اس کے دل پر قدم دھرتے ہوئے بے حسی سے کہے جا رہی تھیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ سامنے بیٹھا وجود گویا زلزلے کی زد پہ تھا۔ اپنے گھر میں پناہ دینا تو دور کی بات، کوئی سر پر دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس گھر میں اور اس دنیا میں تمہارا کوئی محرم رشتہ باقی نہیں رہ گیا، سوائے تمہارے ان تایا کے جو بیرون ملک بستر مرگ پر پڑے اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ میری زندگی میں ہی تم اپنی منزل کو پا لو، نہیں تو بقیہ زندگی راستے کی دھول بن کر رہ جاؤ گی۔ آنے والا مستقبل میں درپیش خطروں کا ادراک اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ آج اپنی اور مظفر صاحب کی موت اور اس دنیا سے چلے جانے کا ذکر بالخصوص کر گئی تھیں، ورنہ عام حالات میں وہ موت کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ نہ جانے نازیہ نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ ان کی گفتگو میں کئی بار یہ موضوع زیر بحث آیا تھا، یا غالباً وہ اسے بہلا پھسلا کر نہ صحیح ڈرا سہما کر ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہ رہی تھیں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، جو بات اکرما اور دادی نے دبے لفظوں میں اسے بارہا کہی تھی، وہ آج بالکل کھلے الفاظ میں سائرہ بیگم کی تیگ صفت زبان نے اس کی سماعتوں میں مانند زہر انڈیل دی تھی۔ بہرحال اب جاؤ تم یہاں سے، اور جانے سے پہلے ہی اپنا چہرہ صاف کرو۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو گھسیٹ کر نکالا اور اسے تھمایا۔ ہر بات پر آنسو بہانے مت بیٹھ جایا کرو، جو میں نے کہا ہے اسے سمجھو اور عمل کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ مظفر اور میں جتنی جلدی تمہاری ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے اتنا ہی ہمارے اور تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تاہم تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں کسی کنویں میں دھکیل دیں گے، دیکھ بھال کر تمہاری پسند اور خوشی کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، مگر اس کے لیے تم بھی کوآپریٹ کرو۔ غصہ میں بہت کچھ کہہ دینے کے بعد اچانک ہی انہیں اس کے اعصاب کی نزاکت کا خیال آیا۔ کل نکاح کی تقریب تھی گھر میں، ایسے میں اگر در مکرون کو سٹریس کے باعث کوئی دورہ پڑ گیا تو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے تھے۔ بالخصوص مظفر صاحب نے انہیں وارن کر رکھا تھا کہ اب وہ در مکرون پہ کسی بھی طرح کا جبر نہیں کریں گی۔ غصہ میں اچھی طرح اسے سنانے کے بعد جوش کا خمار اترا تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی نرمی اور بیزاری سے اسے سمجھایا۔ جواباً وہ محض نظر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اف، لڑکی ہے یا حسن کا مجسمہ! صوفیہ اور زاہد میں تو کسی سے بھی مشابہ نہیں ہے۔ اس کی درد کا عنوان بنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سوچے بنا نہ رہ سکی تھیں، جبکہ در مکنون کی گلہ آمیز نظریں ان کے اندر اپنے الفاظ پر ندامت جگانے لگی تھیں۔ اینی وے اب تم جاؤ، انہوں نے بے اختیار نظر چرائی تھی۔ در مکنون یوں اٹھی جیسے ابھی گر پڑے گی، دکھتے دل اور تھکے قدموں سے باہر آنے میں گو کہ اسے بہت مشقت کرنی پڑی تھی، مگر وہ مزید ان کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جو کچھ سن لیا تھا، جتنا زہر اپنے اندر اتار لیا تھا اس نے، اسے لبے مرگ کرنے کے لیے وہی کافی تھا۔
लाउंज खाली पड़ा था। वो शिकस्ता कदमों से किचन में चली आई। ग्लास भरकर वो वहीं कुर्सी पर गिर सी गई। किस कदर बेहमियत हूँ मैं, इतनी जिल्लत, इस दर्जा तजलील सहने के बावजूद जिंदा हूँ। आखिर मैं मर क्यों नहीं जाती? क्या कमी हो जाएगी इस बेदर्द दुनिया में, इस शिराजी विलास में मेरी मौत से, मेरे चले जाने से? क्यों हूँ मैं इस कदर ढीठ? ऐसा पहाड़ सा दुख उठाने और दरबदर होने के बावजूद किस दर्जा बेगैरती से जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ। घूंट घूंट पानी पीते हुए वो अपने आंसुओं का जहर भी पीने की कोशिश में थी, मगर उसमें कामयाबी ना हुई। हत्ता कि उसने सिसकियां रोक लीं और उस नमकीन गर्म स्याल को आंखों से बह जाने दिया जो सीने में लावे की तरह पक रहा था। सायरा बेगम के लबों से निकला एक एक लफ्ज़ किसी हथौड़े की तरह एहसास पर ज़र्ब लगाए चला जा रहा था, समाअतों पर कोड़े की मानिंद बरस रहा था। सहपहर का वक्त था। हस्बे आदत सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, लिहाजा उसे दुख बहा देने का मौका मिल गया था। मगर कब तक? बिलाखिर आंसू भी खुश्क हो गए। दुपट्टे से चेहरा साफ करके वह उठ खड़ी हुई। अभी ऊपर जाने का कसद कर रही थी कि लॉन की तरफ खुलने वाले दरवाजे को खोलकर अंदर आते सैफ से नजरें चार हुईं। हेलो, क्या हाल है? हस्बे मामूल वो क्रिकेट खेलकर लौटा था। ठीक हूँ, उसने यूं ही सर हिला दिया। परेशान लग रही हैं। कल के फंक्शन के लिए शॉपिंग मुकम्मल नहीं है आपकी, या पार्लर से अपॉइंटमेंट नहीं मिला है आपको? फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो उसके सामने ही कुर्सी पर आ बैठा था। उसकी परेशानी सैफ के नज़दीक महज इस हद तक ही हो सकती थी। अमूमन वो उससे कम ही मुखातिब होता था। गो के इब्तदा में जब वो यहाँ आई, सैफ ने कई बार उससे दोस्ताना गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर जब जवाब में खामोशी पाई तो खुद ही पीछे हट गया। अब भी वो कभी कभार ही बात करता था उससे, जिसका वो मुख्तसर जवाब दे दिया करती थी। न जाने इस वक्त उसके चेहरे पर क्या दर्ज था। वो गैर इरादी तौर पर इस्तफसार कर बैठा था। नहीं, ऐसी बात नहीं, आई एम ओके। गोया के पार्लर या मज़ीद शॉपिंग का कोई स्ट्रेस नहीं है आपको। घटाघट पानी पीकर वो उसके मुकाबिल उठ खड़ा हुआ। नहीं, वो बमुश्किल मुस्कुरा सकी। दैट्स लाइक ए वेरी गुड गर्ल। आप लड़की नहीं, कोई एंजल लगती हैं मुझे। ना और लड़कियों की तरह सारा दिन सजने संवरने और ऊँट पटांग फैशन करने का शौक़ है आपको, ना हर दूसरे दिन पार्लर में जाकर खुद को कार्टून बनाने का। सताइशी अंदाज खलूस से भरपूर था। वैसे आपस की बात है, बकौल शायर, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। आप वैसे ही बहुत नाइस लगती हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी की ज़रूरत नहीं। बस ज़रा खुश रहा करें, मुस्कुराया करें। मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है, जैसे कि मेरी है। सीने पर हाथ रखते हुए वो कदरे झुककर बोला तो दुर्रे मखनून के लबों पर बेइख्तियार तबस्सुम बिखर गया। ये हुई ना बात। अपनी बात का तासुर उसके चेहरे पर देखकर सैफ खिल सा गया। चले, अब इसी बात पर एक कप शानदार सी चाय तो बना दीजिए, प्लीज़, मना मत कीजिएगा। कान खुजाकर यकदम वो अपने मतलब पर उतर आया था। दुर्रे मखनून ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। आई स्वेयर, बटरिंग नहीं कर रहा था। जो कहा है वो हल्फन कहा है। अलबत्ता चाय का मामला अलग है। इस वक्त सख्त थका हुआ हूँ और साथ में भूख भी है। हाथ उठाकर कहते हुए गोया उसे यकीन दिलाया। ओके, बैठ जाओ, मैं बना कर देती हूँ। सैफ की बातों ने दिल पर लगे ज़ख्म पर कुछ वक्त के लिए मरहम सा रख दिया था। उसकी तवज्जो बट गई थी। ताहम फिर बकिया वक्त उसकी ऊट पटांग बातों को बज़ाहिर सुनती हुई उसके लिए चाय के साथ सैंडविच बनाती दुर्रे मखनून दिल गिरफ्ता सी सोच में डूबी रही। उसकी ज़ुबान से निकला लफ्ज़ एंजल उसे अंदर से उधेड़ गया था। और जो इसे खबर हो जाए कि किस कदर नापाक वजूद है मेरा, तो 100 बार थूके अपनी सोच पर, अपनी उस राय पर जो इसने मेरे बारे में बनाई हुई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि कम से कम किसी के सामने सही तूने मुझ पर सतारे की चादर डाल रखी है। मलाल भरी सोच के साथ ही तशक्कुर भी उभरा दिल में, क्योंकि सैफ का शुमार उन लोगों में होता था जो उसके साथ होने वाले हादसे से बेखबर थे। शिराजी विलास में रिदा और सैफ को इस अंदोहनाक हादसे से लाइलम ही रखा गया था। इब्तिदा में शिराजी साहब ने सिर्फ वालदा और बीवी को ही बताया था। अगर दुर्रे मखनून को वक्तन फ़वक्तन दौरे ना पड़ते तो जोहा और अकरमा को भी पता नहीं चल पाता। कुछ इसमें सायरा बेगम के बेहिस और सफाक मिजाज का भी दखल था कि उनके लबों से गाहे बगाहे निकलने वाले फ़िक्रे उसके साथ पेश आने वाले हादसे की खबर का उन्वान बन जाते थे। ज़ारा उनकी बड़ी बेटी थी, लिहाजा उससे तो वो कोई बात नहीं छुपाती थी। सुलह मशवरे भी होते थे उससे। जोहा की बात और थी। कुछ तो दूसरे नंबर की बेटी से उनको बहुत लगाव नहीं था। दूसरे, जिस तरह उसने दुर्रे मखनून की हमायत की, वो उससे कबीदा खातिर हुए बगैर ना रह सकी थी। ताहम उनका यह भी बड़ा एहसान था कि सैफ और रिदा से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। घर के दामादों तक भी ये खबर नहीं जानी चाहिए, यह उनका हुक्म था। उनके बहुत से एहसानात में ये एहसान दुर्रे मखनून के लिए सबसे बड़ा था कि उन्होंने उसके दुखों का बाजार नहीं सजाया था। मगर मैंने खुद ही अपने चेहरे को नियॉन साइन बना रखा है। दर्द ही दर्द सजा नज़र आता है हर देखने वाले को। मगर क्या करूं या अल्लाह, जैसे सांस लेने और रोकने पर मेरा इख्तियार नहीं,
ऐसे ही इस दर्द को खुद से जुदा करना भी नामुमकिन है मेरे लिए। तू करम फरमा, रहम कर ए मेरे रब। मुझे ज़िंदगी दी है तो हिम्मत भी दे या अल्लाह। सैफ को चाय और सैंडविच के साथ इंसाफ करता देखती वो दिल ही दिल में अपने माबूद से मुखातिब थी, दुआ कर रही थी। गाड़ी पोर्टिको में खड़े करते ही उसकी नज़र लान के पास खड़ी शहरीन पर पड़ी थी, जो इस वक्त कानों में ईयरफोन लगाए अपने सेल के बटन पुश करते हुए गालिबन किसी को मैसेज करने में मसरूफ़ थी। ब्रेक की आवाज़ पर सर उठाकर मतवज्जा हुई। दोस्ताना सी मुस्कुराहट ने लबों का अहाता किया तो अकरमा भी मुरव्वत इखलाक का तकाजा निभाते हुए करीब चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कानों से ईयरफोन निकालते हुए वो खुशदिली से बोली थी। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, कैसी हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। और आपके कज़न जावियर, क्या हाल है उनका? मिजाज कैसे हैं उनके? वो ठीक है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। सर और पैर की इंजरीज भी हील हो चुकी हैं, बल्कि कल शाम तक उसके शोल्डर का प्लस्तर भी उतर जाएगा। जावियर के बारे में रिपोर्ट देते हुए वो खासी खुश लग रही थी। अकरमा ने बगौर उसे देखा, जो बेफिक्री से बालों की लटें कानों के पीछे उड़सते हुए उससे मुखातिब थी। गो ये उनकी पहली बिलमुशाफा गुफ्तगू थी, मगर शहरीन के अंदाज में इब्तदाई मुलाकातों वाला फितरी तकल्लुफ़ नहीं था। अलबत्ता उसका मिजाज मत पूछें, 12 मसालों की तेज़ी है उसमें, वो कहकर खुद ही हंसी। इनफैक्ट इस तरह के एक्सीडेंट की वजह से अमूमन इंसान के मिजाज में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन पैदा हो ही जाता है, पर डोंट वरी, वो कवर कर लेंगे। ठीक कहा आपने। अकरमा के तज्ज़िये पर उसने मुत्तफिक होते हुए सर हिलाया। वैसे आपने दोबारा विज़िट नहीं किया उसे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं 2 बार बाद में भी आया था इजहार भाई के साथ, अलबत्ता पिछले वीक टाइम नहीं निकाल सका। उसका लहजा माज़त ख्वाहाना था। हाँ, घर में शादी जो है आपके, दसियों काम होते होंगे। यूँ भी शादी के घर में इतनी मज़ेदार सी मसरूफ़ियत होती है कि बंदे का इधर उधर जाने को दिल ही नहीं करता। अब इस बारे में मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। मेरे हिसाब से ये खालिस्तान लड़कियों वाला इवेंट होता है। उसने हल्के से मुस्कुराहट के साथ शाने उचकाए। ये तो है सच, मैं तो खूब इंजॉय करती हूँ ये सारे फंक्शंस। ख़ानदान में कहीं भी शादी हो मैं पहुँच जाती हूँ 2 दिन पहले, और वलीमे तक वहीं खैमा लगा के बैठी रहती हूँ। मामा तो बहुत चिढ़ती हैं मेरी इस आदत से। खुशगवार मूड में वो बड़े मज़े से अपने बारे में बता रही थी। अकरमा के लिए उसका अंदाज़ कुछ नया नहीं था। उसकी अपनी कई स्टूडेंट्स इसी मिजाज की थीं। वो महज मुस्कुराया। वैसे आज शाम निकाह का फंक्शन है, आप भी तो गालिबन इनवाइटेड हैं। जी, ज़ारा भाभी ने बुलाया है, इसलिए आना ही पड़ेगा। यूँ भी ऐनी दुर्रे मखनून से मिलने को बेचैन है। आजकल मेरी जान को हिटलर हुई है कि उसे दुर्रे मखनून से मिलवा लाऊं, लिहाजा उसे भी लाना होगा आज। फिर मेरी पर्सनल पसंद तो है ही, खूबसूरत से कपड़े, ज़बरदस्त सी ज्वेलरी और ढेर सारी इंजॉयमेंट। वो फ्रेश अंदाज में शाने पर आई लट छटक कर बोली थी। अकरमा एक बार फिर मुस्कुरा दिया, फिर इखलाक से बोला, अच्छी बात है, मगर आप अंदर आइए। फंक्शन भले शाम को सही, मगर शिराजी विलाज में मेहमानों को हम हर वक्त वेलकम करते हैं। अरे नहीं, इस वक्त नहीं, मैं तो बस उस खौला की बच्ची को पिक करने आई थी। बाहर इसलिए खड़ी हूँ कि मोहतरमा ज़रा जल्दी सामान समेट कर बाहर निकल आए। अंदर जाकर बैठी तो मौसूफ़ा रिलैक्स हो जाएंगी, और 15 मिनट के बजाय घंटा लगेगा निकलते निकलते। आपको पता नहीं इन मोहतरमा का, तैयार होने में बहुत वक्त लेती हैं। हर हाइनेस, आज तो यूँ भी ख़ास तैयारी है। बेफिक्री से अपने बाहर खड़े होने का जवाब देते हुए आकर फ़िक्रा खासी मानी खैज़ी से बोला था उसने, जिसे लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती खोला ने बखूबी सुना था। मानी, उसने भवें सुकेड़कर बिला इरादा पूछ लिया था। अरे आपको नहीं पता? उसके सवालिया अंदाज पर शहरीन ने ताज्जुब से इस्तफसार किया तो वो सर हिला गया। ऐसी कोई बात नहीं, उसे तो मजाक करने की आदत है। खौला इस दौरान नज़दीक आ चुकी थी। फिर नज़रों ही नज़रों में शहरीन को घूरते हुए उसने पास आकर टहुका दिया, मगर शहरीन हस्बे रिवायत उसके टहुके और शोला बार नज़रों को नज़रअंदाज कर गई थी। अरे वाह, ख़ास क्यों नहीं है? चमक कर कहते हुए खौला की तरफ ज़रा की ज़रा देखा और फिर अकरमा की जानिब रुख मोड़ कर बोली, इनफैक्ट मेरे भैया आ रहे हैं आज, गोया इन मौसूफ़ा के होने वाले मंगेतर। ये आराइश और ज़िबाइश इसी वजह से है। ब्लू कलर के खूबसूरत से सूट में मलबूस हल्के हल्के मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी के साथ खौला आम दिनों के मुकाबले में वाकई ज़िबाइश का तासुर दे रही थी। अकरमा के जहन से यकदम कोई बोझ सरका था उस लम्हे। यकदम मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा जैसे उसकी तौसीक चाह रहा हो। खौला ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में तासुफ या मलाल का ज़रा सा भी रंग नहीं था। कोई चीज़ जैसे सीने में छन से टूटी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने क्या कुछ ना सोच लिया था, मगर खुद को जाहिर ना होने देना था। ना सिर्फ उसका खुद से अहद था, बल्कि फितरतन भी वो कुछ ऐसी ही थी। अपने दिल की बात आसानी से किसी के हवाले करना उसका मिजाज ना था, ख़ुसूसन इस सिचुएशन में जबकि बात अना और ख़ुददारी पर भी आ रही थी, और दिल के बाद अपनी इज़्ज़त नफ्स पर ठोकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी खुद को कंपोज करके बमुश्किल तबस्सुम लबों पर सजा सकी।
आई सी, उसकी मुस्कुराहट ही जवाब थी। अकरमा मतानत से मुस्कुरा दिया। कॉन्ग्रेट्स, खलूस से कहते हुए उसने देखा तो यकदम ना चाहते हुए भी बावजूद कोशिश के लम्हा भर के लिए खौला के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया था। थैंक्स, जवाबन वो नज़र चुरा गई थी। उसकी मुस्कुराहट में शर्माहट और महजूबियत के बजाय एक वाज़ेह फीकापन था, जिसे छुपाने के लिए उसने अपने शोल्डर बैग में हाथ मारते हुए डार्क शेड्स निकालकर आंखों पर जमा लिए थे। कुछ था जो अकरमा शिराजी की अमीक नज़रों से छुप नहीं सका था। खुद में अजीब सा महसूस करते हुए वो यकदम संजीदा नज़र आने लगा था। ओके, फिर हम चलते हैं। मुबारक सलामत तो इंशाल्लाह चलती रहेगी। मैं मिठाई लाऊंगी ना आप लोगों की तरफ, तो फिर तसल्ली से बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमको अब निकलना चाहिए। वो दोनों खुद को संभालने में लग गए थे। अचानक ही उनके दरमियान खामोशी बोलने लगी थी, जिसे शहरीन ने चहकती हुई आवाज़ से तोड़ा। ज़रूर, वो इखलाकन कहता उन्हें कार तक छोड़ने आया। अल्लाह हाफिज़। अलविदाई कलमात के साथ ही वो जन से गाड़ी उड़ा ले गई तो अकरमा गहरी सोच में डूबा अंदर चला आया। खोला की आंखों में तैरता मलाल उसके अंदर चुपका जाल बिछा गया था। घर में खासी खामोशी थी। किचन से बाहर आती दुर्र मखनून के सलाम करने पर वो इस तरफ मतवज्जा हुआ। सलाम के जवाब के बाद पूछा, सब घर वाले कहाँ हैं? मीमी खाला और रीता बाजी के साथ सब लोग पार्लर गए हैं। आप नहीं गई? नहीं। क्यों? ज़रूरत नहीं थी, बेसाख्ता मुँह से निकला था और फिर अपने ही जुमले पर वो शर्मिंदा हो गई थी। मतलब मेरा मूड नहीं था। वजाहत देते हुए वो पशेमान सी थी। अकरमा ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। दादी कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में हैं, कोई गेस्ट आई हुई हैं उनके पास। ओके, वो सर हिलाकर ऊपर की जानिब चल देने को था कि दुर्रे मखनून ने अकब से पुकार लिया। दादी ने कहा था जब आप घर लौटें तो फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में चले जाएं। क्यों? शायद उनकी मेहमान आपसे भी मिलना चाह रही हैं। कौन आया है? गालिबन कोई ताहिरा आंटी हैं, सेहन पर जोर डालते हुए उसने इतला दी। क्या वाकई तारी आंटी आई हैं? जवाबन अकरमा के चेहरे पर खुशी सी फैल गई। दुर्रा मखनून ने उसे बगौर देखते हुए सर हिलाया तो वो ऊपर जाने के बजाय ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। कदमों की रफ्तार बता रही थी कि कमरे में मौजूद हस्ती यकीनन उसके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। दुर्रा मखनून ने कदरे इस्तजाब से उसे जाते हुए देखा। अमूमन किसी से भी मिलने के लिए अकरमा इस कदर बेताब नज़र नहीं आया करता था। आखिर ये कौन है जिनके लिए ये इतने एक्साइटेड लग रहे थे? वो उसे मतला करने के लिए ही किचन से बाहर आई थी। काम हो चुका था सो वापस अंदर चली आई। चाय और रिफ्रेशमेंट तैयार थी। उसने असगरी को ट्राली सेट करने में मदद दी और बादल ना खास्ता ट्राली धकेलती ड्राइंग रूम में चली आई। अंदर का माहौल बहुत खुशगवार था। अकरमा ताहिरा आंटी के साथ ही सोफे पर बैठा हुआ था, जो उसके कंधे को शफकत से थपथपाते हुए मुशफ़क़ नज़रों से देखती गोया थी। माशाल्लाह, कितना वजीह निकला है अपना अकरमा, है ना अम्मा? ताहिरा बेगम की सताइश पर वो कदरे झींप गया था। हाँ, माशाल्लाह से सही कहा तुमने, दादी खुश दिली से मुस्कुराई। आपने बहुत साल बाद देखा है ना, इसलिए ऐसा ख्याल कर रही हैं, वरना कोई ख़ास चेंज नहीं आया है मुझ में, वो मतानत से कह रहा था। ताहिरा आंटी बुर्दबारी से हंस दी। वाकई चेंज तो कोई नहीं आया है तुम में। जैसे मुनकसिरुल मिजाज तुम पहले थे वैसे ही अब भी हो। आप क्या ये कसीदा पढ़ने के लिए यहाँ आई हैं? यही समझ लो। उसके सवाल पर वो फिर से मुस्कुरा दी थी। एनीवे, ये बताइए अब कितने दिनों के लिए आई हैं? अकरमा ने अंदर आती दुर्रे मखनून को देखकर कसदन मौजू बदला था। इस बार कितने दिनों नहीं बल्कि हमेशा के लिए लौट आई हूँ। जवाबन ताहिरा आंटी ने जो खबर सुनाई उसने दादी समेत उसे भी हैरत ज़दा कर दिया। क्या वाकई? वो खुशगवार हैरत से पूछ बैठा था। ताहिरा ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इस बात का इंदिया दिया तो दादी और अकरमा खुशी से हंस पड़े। ये बहुत अच्छा किया तुमने ताहिरा। सच, तुम्हारे घर पे नज़र पड़ती थी तो दिल बहुत उदास हो जाता था। शगुफ्ता की ज़िंदगी में तो दोनों बंगलों के बीच का ये दरवाज़ा जो तुम दोनों के बेइंतहा इसरार पर बनवाया गया था, हर वक्त खुला ही रहता था। बिल्कुल सच कहा दादी आपने। बिलीव मी तारी आंटी, आपकी वापसी मुझे गोया फिर से ज़िंदा कर गई है। दुर्रे मखनून ने देखा अकरमा के तमकनत भरे चेहरे पर बेपनाह खुशी फैली हुई थी। जैसे किसी बच्चे के मेले में बिछड़ जाने के बाद अचानक उसके हाथ में उसकी माँ का आंचल आ जाए तो वह मुसरत के बेपाया एहसास से लबरेज होकर कुछ कह ही ना पा रहा हो। अकरमा की हालत उसे ऐसी ही लगी। दुर्रे मखनून का तारुफ कुछ देर पहले हो चुका था। उसने चाय बनाकर उनकी तरफ बढ़ाई तो वह चौंकी। शुक्रिया बेटा। उनका महज़िब अंदाज महज मुरव्वत ही नहीं, दर हकीकत शफकत भरा था। कप थामते हुए बेइख्तियार उनकी नज़रें दुर्रे मखनून के झुके सर से फिसलती हुई उसकी घनी मुड़ी हुई पलकों पर आकर रुक सी गई। शक्कर कितनी? आई एम सॉरी, मैं डालना भूल गई। वो कुछ नर्वस सी हो रही थी। हर नए शख्स से मिलने पर उसकी कैफियत कुछ इस तरह की हो जाती थी। ताहिरा बानो ने अब की बार बगौर उसकी आंखों में देखा। शुक्रिया बेटा, मैं चाय में शक्कर नहीं लेती। फिर भी किस कदर मीठी नेचर है आपकी। अकरमा बेइख्तियार बोल गया था। आप में मम्मा जान का परतू दिखता है। संजीदा लहजा, मतीन अंदाज और सादा सी मुस्कुराहट।
वो बहुत मोहब्बत से कह गया था। ताहिरा और दादी समेत दुर्रे मखनून ने भी उसे बगौर देखा था। कैसी हस्ती होती है माँ भी, कि अकरमा जैसे बंदे भी अपनी मम्मा जान को याद करके उदास से हो गए हैं, हालांकि उन्हें दादी और चचा की बेतहाशा मोहब्बत भी हासिल है। ऐसे में अगर मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाने के बाइस अपने वालिदैन की याद में सोगवार रहती हूँ, तो फिर क्यों उसे नाशुक्री के खाने में फिट किया जाता है। अपने ध्यान में सुर्ख मरतूब लबों के गोशे कुचलते हुए उसने दादी की तरफ भी कप बढ़ा दिया था। मुझे भी तुम नादिर से कम प्यारे नहीं हो बेटे। ताहिरा बानो की आंखें इस दर्जे मोहब्बत पर झिलमिला सी गईं। उन्होंने बेइख्तियार आगे बढ़कर अकरमा की फराख पेशानी चूम ली। दुर्रे मखनून को यह जज्बाती मंजर अंदर से छू गया। कुछ था जिसने उसे पलकें झपके बगैर उन दोनों को देखते जाने पर मजबूर कर दिया था, और उसकी ये महफियत ताहिरा बानो से मख्फी ना रह सकी थी। थैंक्स आंटी। दुर्रे मखनून को लगा अकरमा ने उसकी मौजूदगी के बायस यकदम खुद को कंपोज कर लिया था, वगरना इस वक्त वो यकीनन किसी जज्बाती गलबे का शिकार था। शायद उसे वहाँ से चला जाना चाहिए। इस सोच के साथ उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए तो यकदम ताहिरा बानो ने उसे पुकार लिया। बेटा, क्या आप हमारे साथ चाय नहीं पियेंगी? मुशफ़क़ लहजा पाँव की जंजीर बना तो उसने दादी की तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा, जिनके प्यार से इशारा करने पर वो सहज सहज कदम उठाती ताहिरा बानो के पास चली आई। अकरमा ने उठकर उसके लिए जगह खाली की तो वह नर्वस सी उनके पास आ बैठी। पढ़ती हैं आप? जी। क्या कर रही हैं? बीकॉम पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स की तैयारी। वेरी गुड। मैंने कल देखा था आपको। वो आप ही थी जो लव बर्ड्स के पिंजरे में पानी रख रही थी? ताहिरा बानो ने रस्मी सवालात के बाद कहा तो वह कतरे चौंकी और सर इस बात में हिला दिया। उनकी इस बात से उसे याद आया कि पीछे लॉन में रखे कदादम साइज़ के पिंजरों के पास एक दरवाज़ा है। पिछले 3 साल से उसने उसको मुकफ़ल ही देखा था, तो गोया ताहिरा आंटी पिछले बंगले की मालिक हैं। वही तो मैं कहूँ, अकरमा और जोहा ने तो कब के सारे बर्ड्स उड़ा दिए थे। अब जो कई साल बाद वापस वतन लौट कर आई तो इन पिंजरों को आबाद देखकर अच्छा लगा। वो रसानियत से कह रही थी। जी बस स्टडीज़ की वजह से टाइम ही नहीं मिलता था। वैसे अब ये नए बर्ड्स दुर्रे मखनून ने जमा किए हैं और ये खुद ही उनकी देखभाल करती हैं, अकरमा ने उसके खामोश रहने पर कहा था। ताहिरा बानो इस बात पर कदरे सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आप आजकल यहीं रहती हैं? आई मीन शिराजी विलास में? हर नया शख्स इसी किस्म के सवालात करता था और गो कि वो इस सवाल की किसी हद तक लाशऊरी तौर पर मुंतज़िर भी थी, ताहम फिर भी यकदम उसकी ज़बीन पर कतरा अनफाल उभर आए। जी। इनफैक्ट दुर्रे मखनून के वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मुजफ्फर इसे लाहौर से यहाँ अपने साथ ले आए हैं। दादी ने मुख्तसर उसके बारे में बताया। ताहिरा बानो को उसके चेहरे पर लिखे गदाज ने अफसुर्दा कर दिया। चलो अच्छा ही हुआ ना, रिदा घर से रुखसत हो रही है, ऐसे में एक और बेटी इस घर में चली आई है, लिहाजा रौनक और बरकत अब कहीं जाने वाली नहीं। ताहिरा बानो ने मुस्कुराकर मस्बत जुमला कहा तो वह यूं ही नज़र उठाकर उन्हें देखने लगी। वैसे मेरी कोई बेटी नहीं, एक ही बेटा है। वो अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड में सेटल है। मैं भी पिछले 5 सालों से वहीं थी, मगर अब दिल उकता आ गया तो यहाँ चली आई हूँ। तुम मेरे पास आया करना, अच्छा है, मेरा भी दिल लगा रहेगा। गहरी समंदर सिर्फ आंखों में उन्हें बेपनाह दर्द डेरा डाले नज़र आया तो वो मोहब्बत से कहने लगी थी। यूँ भी इतने बड़े घर में अकेले रहना बड़ा मुश्किल है। अपनी तन्हाई का जिक्र वो बड़े आराम से कर गई थी। तो क्या नादिर वापस नहीं आएंगे? दादी ने इस्तफसार किया। नहीं, अगले 3 साल तक तो वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसने। उसके बाद देखें, अगर यहाँ से कुछ अच्छी ऑफ़र हुई तो आ जाएगा। तब तक तुम यहाँ क्या करोगी? दादी को नादिर के बारे में सुनकर तासुफ हुआ था। फ़िक्रमंदी से पूछने लगी। मैंने आधे पोर्शन में क्लिनिक सेट करने का सोच लिया है। यूँ भी मेरे लिए तो 3 कमरे काफ़ी हैं। अब दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करने का इरादा है। बाकी ऊपर का पोर्शन मैंने नादिर के लिए सेट कराना है। अब वेकेशन पर तो आएगा ही ना वो बेटे के बारे में बात करते करते कदरे अफसुर्दा हो जाती थी। दुर्रे मखनून ने उनकी तन्हाई को महसूस किया। इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा, दादी ने हौसला अफजा अंदाज में कहा था। अकरमा अलबत्ता चुपचाप सुन रहा था। उसे भी नादिर की इस लापरवाही और बेएतनाई का अफसोस हुआ था। ताहिरा आंटी यूँ भी बेवगी के बाद से बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए उसके पास चली गई थी। इरादा तो यही लेकर गई थी कि बेटे और बहू को वापस लाएंगी, मगर उनकी तनहा वापसी गवाह थी कि बेटे ने उनकी बात नहीं मानी थी। चलिए अब आप अपने बारे में बताइए, कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं? ताहिरा बानो ने पहलू में बैठी दुर्रे मखनून का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ी अपनाइयत से पूछा था, जिस पर वो अकरमा को देखने लगी थी। इनफैक्ट तारी आंटी, दुर्रे मखनून थोड़ा लेट हो गई हैं, इसलिए फ़िलहाल तो प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी घर पर ही कर रही हैं, बट फाइनल के लिए किसी न किसी कॉलेज में रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लेंगी। अकरमा ने कुछ ऐसे अंदाज में जवाब दिया कि ताहिरा बेगम उसके चेहरे से कुछ पाकर खामोश हो गईं।
खुद को मौजूद गुफ्तगू बनता देखकर दुर्रे मखनून बेचैन होने लगी थी, जिसे महसूस करके दादी ने उसे बहाने से वहां से उठा दिया। वो मुतशक्कर नजरें उन पर डालकर पहली फुर्सत में ड्राइंग रूम से निकलकर ऊपर दादी के कमरे में मकीद हो गई। अकरमा भी चेंज करने के ख्याल से माजरत करता उठ गया था। उसकी शख्सियत में न जाने कैसा सहर और असरार महसूस हुआ कि ताहिरा बानो उसके बारे में पूछे बिना ना रह सकीं। ये कौन है अम्मा, और इतनी अफसरदा क्यों है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये अंदर से टूटी हुई बिखरी हुई है। सब ठीक तो है ना? ताहिरा बानो पिछली 2 दहाइयों से एक मायानाज साइकोलॉजिस्ट थीं। उनकी काउंसलिंग से कई लोग शिफायाब हुए थे। उन्हें एक ही नज़र में दुर्रे मखनून की नफसियाती उलझन दिखाई दे गई थी। दादी ने गहरी सांस भरकर कुछ सोचा तो ऐसा लगा जैसे ताहिरा बानो उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई हों। दुर्रे मखनून के लिए वो मसीहा का काम दे सकती थीं। ये ख्याल उनके अंदर तवानाई सी भर गया। बता दूंगी, सब तफसील से बता दूंगी। बस यूँ समझ लो, आग का दरिया पार करके आई है ये बच्ची यहाँ तक। मुजफ्फर के दोस्त और सायरा की भांजी है दुर्रे मखनून। खिज़ा ने इसका बाग उजाड़ डाला था, सो आज तक बहार का इंतज़ार कर रही है। दादी बहुत दिलसोजी से बोली थी, और फिर मुख्तसर उन्होंने उसके साथ होने वाले सानहे की रुदाद उन्हें सुनाई तो वह अपनी जगह साकित सी रह गई। इस कदर सुनहरा वजूद और कैसा स्याह नसीब था। ताहिरा बानो को उसकी घनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों में जमे दुख के बारे में पता चला तो वह तासुफ में घिर गई। बस आजकल अकरमा उसे पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि वह कम से कम अपनी पढ़ाई ही मुकम्मल कर ले। नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने की जिद्दोजहद तो सभी कर रहे हैं, मगर दुर्रे मखनून का रद्द-ए-अमल बहुत स्लो है, वो कह रही थी। अकरमा जब तक फ्रेश होकर वापस आया, दादी ताहिरा बानो को दुर्रे मखनून से मुतल्लिक सब कुछ बता चुकी थी। लिहाजा उन्होंने बराह रास्त अकरमा से इस्तफसार किया था। दुर्रे मखनून का ट्रीटमेंट कौन कर रहा है अकरमा? जवाबन अकरमा ने तफसील बता डाली। ताहिरा बानो पुरख्याल अंदाज में सर हिलाकर कुछ सोचने लगी थी। ये क्या फजूल हरकत थी तुम्हारी? गाड़ी के मेन रोड पर आते ही खोला ने इंतहाई नाराज़गी से उसे देखा था। कौन सी फजूल हरकत? टर्निंग पर एहतियात से मोड़ काटते हुए शहरीन की उसकी तरफ बेध्यानी अरूज पर थी। खोला ने खशमनाक नज़रों से उसे घूरा। यही अकरमा को सब कुछ बताने की हरकत? तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत थी बकवास करने की? अरे वाह, इसमें बकवास वाली क्या बात है? मेरे भाई की मंगनी होने वाली है, मैं क्या किसी को बताऊं भी ना? उसने मुंह फुलाया। ज़रूर बताओ, रेडियो पर ऐलान कर दो तुम। उसे एकदम गुस्सा आ गया था। ऐलान भी हो जाएगा डियर, तुम फिक्र ना करो। आगे आगे देखो होता है क्या। मेरे भैया की मंगनी है, कोई आम ओकेजन नहीं। शहरीन को उसका गुस्सा मज़ा दे गया, चलाने वाले लहजे में बोली। तो इसका मतलब यह है कि तुम हर अरे गहरे को पकड़ पकड़ कर बताना शुरू कर दो? खोला झिंझला कर बोली थी। खैर अब ऐसा भी नहीं, हर किसी को नहीं बताया मैंने। एंड बाय द वे, अरे गहरे तुमने किसको कहा? अगर आगा जान बीच में जालिम समाज बनकर ना आए होते तो अभी ये अरे गहरे बड़े करीबी रिश्तेदार बनने वाले होते आपके। अपनी सफाई देते देते वो उसे छेड़ गई थी। खोला लम्हे भर के लिए लबों को दांतों में तले दबा गई। अपना भरम रखना ज़रूरी था, वरना आज शायद लबों से कुछ ना कुछ निकल जाता। करीबी रिश्तेदार बनते तो मेरे बनते, तुम्हारा क्या ताल्लुक था जो तुम इतनी बेतकल्लुफ़ी दिखा रही थी? खोला का पारा नीचे ही नहीं आ रहा था। जवाबन शहरीन ने सड़क से ज़रा की ज़रा नज़र हटाकर उसे शौक़ी से देखा। जेलस हो रही हो? सवाल था या तीर सीधा दिल में पेवस्त हुआ था। खोला ने जल भुनकर धमोका जड़ दिया। बको मत। कमाल है, हम कुछ कहें तो बकवास और आप कहें तो फरमान। ये अच्छा इंसाफ है। शहरीन अच्छे मूड में थी। खोला खामोश शीशे के पार दौड़ती भागती ट्रैफिक को देखने लगी तो ज़रा थोड़े वक्फे बाद शहरीन ने उसे फिर मुखातिब कर लिया। वैसे बंदा है बड़ा ज़बरदस्त। अगर तुम जेलस हो रही हो तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं। वही शौक शरीर अंदाज था। खोला ने तैग सिफ्त नज़रें उस पर जमाई। इंसान बन जाओ तुम, ज़रा शर्म करो। तुम्हारे भाई की मंग हूँ मैं अब, और तुम मेरा नाम किसी और के साथ ले रही हो। उसकी मलामत पर शहरीन ठिठाई से हंस पड़ी थी। चलो तुम्हारे साथ ना सही, मगर नाम तो लिया जा सकता है ना। अकरमा शिराजी का राजदाराना अंदाज था। सिग्नल पर कार रोकते हुए वो पुरसकून थी। खोला ने चौंक कर बगौर उसे देखा, और जो समझा उस पर मुतहैयर सी रह गई। क्या मतलब? आर यू क्रेजी शहरी? लो, इसमें क्रेजी होने वाली क्या बात है? जब तक मौसूफ तुम्हारे हो सकने वाले शरीके हयात थे तब तक तो बंदी ने दिल को संभाले रखा था, मगर अब? बात लम्हे भर के लिए अधूरी छोड़कर उसने निचला होंठ दांतों तले दबाकर हैरानगी से देखती खोला को निगाहों के फोकस में लिया। मगर अब मौसूफ रिजर्व्ड नहीं किसी के नाम पर तो मानी खैजी से जुमला अधूरा छोड़ा था। तो खोला ने भरपूर संजीदगी से उसे देखा। तो ये माय डियर के दिल तो बंदी भी रखती है सीने में। उसका अंदाज हनूस था। आर यू सीरियस शहरी? खोला ने अमीक नज़रों से परखा। जवाबन मसनूई गहरी सांस भरते हुए उसने गोया कुछ सोचा था, फिर मुस्कुराकर बोली,
فی الحال تو نہیں ہوں، مگر ہو سکتا ہے سیریس ہو ہی جاؤں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جس کے باعث کھولا اس کی شرارت کو پا گئی تھی۔ جبھی سکون کا سانس بھرتے ہوئے اسے ڈپٹا، کوئی ضرورت نہیں ہے سیریس ہونے کی، اور اگر ہونا ہی ہے تو زاویار کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ آغا جان کی مہم ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تمہیں ٹھکانے لگا کر ہی جائیں گے وہ لاہور، یہ یاد رکھنا۔ گویا اس نے تنبیہ کی۔ شہرین جل ہی گئی اس کی بات پر، تل ملا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کھولا، ذرا پاس نہیں تمہیں ہماری دوستی کا۔ بجائے اس کے کہ میرا خیال کرو، تم بھی مجھے اس جنگلی بلے کے حوالے کرنا چاہتی ہو جو مجھ سے جان چھڑانے کے سارے طریقے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے نہیں، انفیکٹ ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، مگر تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گا وہ، اور جو نہیں ہوا تو آغا جان مار مار کر سدھار ہی لیں گے اسے۔ ہاں ایسا ہی تو چوزا ہے نا وہ چڑھ کر بولی تو کھولا مسکرا دی۔ ہاسپٹل کی سرخ عمارت کے عقب میں بنی مصنوعی جھیل اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ پانی کے قریب آنے پر وہ اپنے اندر کے ڈپریشن کو کچھ دیر کے لیے صحیح کم ہوتا محسوس کرتا تھا۔ آج اس کا یہاں آخری دن تھا۔ اندر ماما اس کا سامان سمیٹ رہی تھیں۔ مہران ڈاکٹر سے آخری رپورٹ اور دواؤں کے علاوہ فزیو تھراپی کے بارے میں ہدایات لے رہا تھا، جبکہ مومنہ ماما کی مدد کے لیے اندر ان کے پاس موجود تھی۔ وہ ان سب سے نظر بچا کر باہر نکل آیا تھا۔ گزرے کئی ہفتے اس نے یہاں بیٹھ کر گزری اور آنے والی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا۔ وہ الگ بات کہ ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچنا اس کے لیے ناممکن ہی رہا تھا، تاہم یہ گوشہ عافیت اس کے ذہن و دل میں اپنا رنگ جما چکا تھا۔ گو کہ جو کچھ اس کے اور در مکنون کے درمیان گزر چکا تھا، اس کے نتیجے میں یقین تھا کہ وہ اس کی عیادت تو دور کی بات اب مرنے پر بھی دیکھنے نہیں آئے گی، مگر ذہن و دل کی کسی گہرائی میں، لاشعور کی کسی انچھوئی تہہ میں امید کا ہلکا سا شائبہ غالباً موجود تھا۔ وہ امید آج جب کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے والا تھا، آپ ہی آپ وجود کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہوتے ہوئے اسے ایک بار پھر اندر تک زخمی کر گئی تھی۔ اینی کی آمد اور اس کی بارہا در مکنون کا تذکرہ کرنے کے باعث وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا منتظر رہا تھا، اور آج جب اسی انتظار نے دم توڑا تو وہ خود میں اترتے ہوئے تعصب کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکا، اور اس احساس کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ اور سوچنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ کندھے پر نازک سے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے گردن گھما کر دیکھا۔ مومنہ کھڑی تھی۔ بھائی آپ یہاں ہیں، میں آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ آئی۔ بینچ کے عقب سے نکل کر وہ سامنے چلی آئی تھی۔ ہاں بس ذرا فریش ہوا لے رہا تھا، اس نے نظر چرا لی تھی۔ جواباً مومنہ گہری سوچ سمیت اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے زوی بھائی، آپ اداس ہیں کیا؟ وہ قریب آئی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، اس نے نرمی سے اس کا خیال رد کیا تو وہ مسکرا دی۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، اتنے دنوں بعد تو آپ گھر جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ ہاں تم بتاؤ، تم لوگوں نے سب سامان سمیٹ لیا؟ اس نے قصداً موضوع بدلا تھا۔ جی، اور مہران نے آپ کی میڈیسن اور فزیو تھراپی کا سارا ٹائم ٹیبل سمجھ لیا ہے، لہٰذا اب چلیے، یوں بھی آپ کے دادا اور رینی آپ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح ہی شہریار صاحب کا فون آیا تھا۔ میمونہ پھپھو اور شہرین ابھی کچھ دیر پہلے ہی مل کر گئی تھیں کہ آغا جان اور اینی چلے آئے۔ انفیکٹ آپ کے دادا آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں ہاسپٹل کی اندرونی عمارت کے اندر داخل ہوئے تو مومنہ نے دبے لہجے میں اطلاع دی۔ حسب توقع وہ بری طرح چڑا تھا۔ کیا مطلب، کیوں چاہ رہے ہیں، کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں کوئی اسکول گوئنگ کڈ ہوں؟ کیا میری ذات کے متعلق فیصلے دوسرے کریں گے؟ یکدم ہی بفر اٹھا تھا وہ۔ مومنہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انفیکٹ آپ کی صحت کی خوشی میں گھر پر میمونہ آنٹی نے کوئی پارٹی رکھی ہے کل شام کو۔ ابھی وہ آئی تھیں تو ماما سے کہہ کر گئی تھیں، مگر آپ کی ناراضگی کے خیال سے ماما نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اینی اور آپ کے دادا آپ کو لینے آئے ہیں۔ اس کا یوں بیچ راہ میں رک کر سخت تیوروں کا اظہار کرنا مومنہ کو ساری بات بتانے پر مجبور کر گیا۔ جواباً وہ گہری سانس کھینچ کر بمشکل اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اینی دروازے پر موجود تھی، خوش دلی سے کہتی اس کے شانے سے آ لگی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ کیسی ہو؟ مومو کو اندر جانے کا راستہ دیتے ہوئے وہ بھی اندر چلا آیا اور اندر موجود آغا جان کو سلام کیا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج آپ گھر آ رہے ہیں۔ اینی کی خوشی واقعی دیدنی تھی۔ گھر نہیں آ رہا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جواباً اس نے پرسکون مگر قطعی انداز میں کہا تھا۔ اپنے گھر پر زور دے کر کہا تو کمرے میں موجود تمام نفوس یکدم خاموشی کے زیر اثر آ گئے۔ لیکن زوی بیٹا میں، پلیز ماما، آسمہ بیگم نے جو کچھ کہنا چاہا تھا کہ یکدم اس نے ہاتھ اونچا کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا۔ میں نے کہا نا کہ فی الحال میں گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنے۔ آسمہ بیگم کا دل جہاں اس اپنائیت کے مظاہرے پر مسرت سے بھرا،
वहीं आगा जान के सामने शदीद पशेमानी से उनका सर झुक गया। वो उन्हीं की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, मगर ज़ावियर ने उन्हें इस मामले में कतई बेदखल कर दिया था। लम्हे भर के लिए उन्होंने खामोशी से पोते के चेहरे पर लिखी बेजारी को पढ़ा और फिर कुछ समझकर बोले, ठीक है बेटा, आज तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ, मगर कल शाम को मैमूना बेटी ने तुम्हारी सेहत की खुशी में जो पार्टी रखी है उसमें ज़रूर आ जाना, नहीं तो सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदगी होगी उसे। मुफाहिमत आमेज़ लहजा, समझौता करता अंदाज और झुकी हुई कमर। ये आगा जान है? ज़ावियर को खुद से सवाल करना पड़ा। कुछ था उनके लहजे, अंदाज और आंखों में कि ज़ावियर अंसारी ने अपनी अकड़ का खोल चटकता हुआ महसूस किया। दिल तो चाहा कि पूछे, उन्होंने मुझसे पूछकर फंक्शन रखा था, मगर इससे ज़्यादा बेमुरवती का इजहार मोमिना और एनी की मौजूदगी में वो कर नहीं सका। ज़मीर ने कचौके लगाए तो उसे सर झुकाना ही पड़ा। मेरी पूरी कोशिश होगी आने की, इनकार ना करते हुए भी वो कह गया। एनी बेइख्तियार उसके करीब चली आई। उसकी आंखें आगा जान और अपनी इस तस्लील पर लबालब भर गई थीं। आसमा और मोमिना के सामने शदीद अहानत का एहसास हुआ था उसे। प्लीज़ भाई, ऐसा मत करें। क्या हमारी आपकी नज़र में ज़रा सी भी अहमियत नहीं रही? आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने कि आप ना सिर्फ ये कि हमें छोड़कर यहाँ चले आए हैं, बल्कि हमसे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते? आखिर क्यों भाई? कुछ तो वो छोटी थी, उस पर बला की जूद रंज भी। ज़ावियर उसके आंसुओं पर बेचैनी महसूस किए बिना ना रह सका। बेइख्तियार कंधे से लगी एनी के सर पर उसका हाथ आ रुका था। मोमिना और आसमा इस दौरान चुपचाप कमरे से निकल गईं। तुम्हें क्या पता मेरी बहन के गुनाह तुमसे नहीं, मुझसे हुआ है। ऐसा गुनाह के जीते जी उसकी सज़ा से मुझे फरार नहीं, और इस बरज़ख में जो अजाब मैं झेल रहा हूँ उसके लिए मैं खुद को, आगा जान और पापा को, किसी को भी कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। एनी प्लीज़, आंसू बहाना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे रोने से बहुत तकलीफ़ होती है। उसने गहरी सांस भरकर बेबसी से कहा था। आगा जान उसे अमीक नज़रों से गोया पड़ रहे थे। और जो आपकी बेमुरवती और गैरियत से हमारा दिल दुखता है उसका क्या? क्या आपको ज़रा भी परवाह है हमारी? ये बेमुरवती और गैरियत मेरे अंदर अचानक किसी खुदरू पौधे की तरह नहीं उग आई है एनी। कुछ वजूहात हैं इसके पीछे। बात वो एनी से कर रहा था, मगर शाकी नज़रें आगा जान का हिसार कर रही थीं, जिस पर उन्होंने बेइख्तियार निगाहों का जाविया बदला था। तो क्या आप उन वजूहात की बिना पर मुझको, हम सबको डिसऑन कर देंगे भाई? क्या ये ज़्यादती नहीं है? एनी का सवाल कड़ा था। वो खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी, फिर से रो पड़ी थी। ज़ावियर ने बेइख्तियार उसे कंधे से लगा लिया। नहीं गुड़िया, ये ज़्यादती नहीं है। ज़्यादती तो वो है जो मैं किसी के साथ कर गुजरा हूँ। काश तुम्हें बता सकता किस बरज़ख में जलता है तुम्हारा भाई, और उस गुनाह अजीम की तरफ मुझे धकेलने वाले लोगों को किस तरह माफ़ कर दूँ, कैसे भुला दूँ वो सब। आंखें बंद करते हुए उसने एक शदीद अजियत को अपने अंदर उतरता महसूस किया था। ज़हन दिल में ख्यालात के झक्कड़ चल रहे थे, ताहम लब खामोश थे। एनी ने बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखा। उसका लहजा पुर उम्मीद था। तो फिर आप आएंगे ना भाई? मैं जानती हूँ आपकी नाराज़गी पापा और आगा जान से है। इस सारे किस्से में हम सबका क्या कसूर? मैमूना पुप्पी की भला क्या गलती है? वो उसे गोया कटहरे में ले आई थी। ज़ावियर ने लब भींच कर खुद को मज़ीद तल्ख जुमले कहने से रोका और एनी के सर पर हाथ फेर कर उसे खुद से अलग किया। प्लीज़ मना मत करें। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एनी पेशबंदी के तौर पर बोल पड़ी थी। जवाबन उसे राज़ी होना पड़ा। ओके ओके, मैं आ जाऊँगा, मगर आज नहीं। और प्लीज़ अब तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। एनी ने कुछ कहना चाहा था, मगर उसे इस बार टोक दिया, लिहाजा उसे खामोश होना पड़ा। ताहम वो उसे कल के लिए राज़ी कर चुकी है, इस ख्याल से ही वो बहुत खुशी महसूस कर रही थी। आगा जान को तफाखर से देखती एनी की मुस्कुराहट ज़ावियर को अपनी बेबसी का उन्वान लग रही थी, जबकि आगा जान ममनूनियत से उसे देखते कमरे से निकल गए थे। उन्हें अंदाज़ा था कि उनकी मौजूदगी इस वक्त उसे अंदर से सुलगा रही है। थैंक यू भाई, यू आर ग्रेट। एनी एक बार फिर उसके कंधे से आ लगी थी। ज़रा देर पहले जो खिफ़्फ़त और तज़लील उसने महसूस की थी, उसका गोया के अजाला हो गया था। ज़ावियर जवाबन शफ़क़त से मुस्कुरा रहा था। इट्स माई प्लेजर। बेदिली से सही उसने कह दिया था। मुझे मालूम है आप बहुत नाइस हैं भाई। मेरी खातिर आपने कड़वा घूंट पिया है, मगर यकीन करें आगा जान भी बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। गुज़रे सालों में कोई दिन ऐसा नहीं जब आगा जान ने आपके कमरे में कुछ टाइम ना गुजारा हो। आप उनसे खफा हैं भाई, मगर वो आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। बहुत बदल गए हैं वो पिछले कुछ सालों में। न पहले जैसा गुस्सा रहा है, न पहले जैसा तंतना। पहले तो वो छुप कर आपके कमरे में जाया करते थे। शायद हम सबके सामने शर्मिंदगी होती थी उन्हें आपको याद करते हुए, मगर अब तो वो बबांगे दहल कहते हैं कि आपके बगैर वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं।
ऐनी उसे साथ लिए बेड पर आ बैठी थी। फिर कितनी ही देर वो उसे आगा जान और पापा के बारे में बताती रही और वह चुपचाप सुनता रहा। बज़ाहिर उसकी जानिब मतवज्जा, मगर दिल ही दिल में वो सूदो ज़िया के हिसाब में उलझा हुआ था। आपको पता है तारिक भाई भी आ गए हैं कराची, अभी मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ। मैमूना फूफी ने खौला आपी की बात तय कर दी है उनसे, कल शायद सबके सामने ऐलान भी कर दिया जाए। सच बड़ा मज़ा आएगा, वो खुशी खुशी बता रही थी। बल्कि हो सकता है कि रिंग एक्सचेंज सेरेमनी भी हो जाए। मालूम है मुझे, शहरीन और तुम्हें तो बिला वजह का क्रेज़ है शादी और मंगनियों के फंक्शंस अटेंड करने का। वो किसी ख्याल से निकलकर हल्के से मुस्कुराया। बजा इरशाद फरमाया आपने। वैसे आपकी इतला के लिए आज हम ज़ारा भाभी की सिस्टर के निकाह पर भी इनवाइटेड हैं। ज़बरदस्त रहेगा, वहाँ दुर्रे मखनून भी मिलेगी। सच मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आज का दिन कितना अच्छा है। ऐनी का जोश और खुशी देखने लायक थी। साविया ने दुर्रे मखनून के जिक्र पर दिल की एक बीट मिस होती महसूस की। सोच का धारा ऐनी की गुफ्तगू के नतीजे में एक बार फिर उसी जानिब मुड़ गया जिससे बचने के लिए उसने खुद को ऐनी की तरफ कसदन मतवज्जा किया था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। ना करते भी सायरा शिराजी ने अच्छे खासे मेहमान मदऊ कर लिए थे। लान और नीचे का लाउंज अब भरने को थे। ऐनी ने आने का उसे फ़ोन पर ही बता दिया था, लिहाजा वो उसकी मुंतज़िर थी। अलबत्ता वो इतनी जल्दी चली आएगी अंदाज़ा नहीं था। ग्रे और शॉकिंग पिंक कलर के कंट्रास्ट की कलियों वाले लंबी ए लाइन शर्ट के साथ हमरंग ट्राउज़र और नाजुक से काम वाले दुपट्टे में मलबूस, बालों की फ्रेंच नॉट बनाए वो इस वक्त अपने तौर पर तैयार होकर बच्चों को लिए एक तरफ बैठी थी कि ऐनी की आमद उसे लाशऊरी तौर पर खुश कर गई। ज़ावियर की बहन होने के साथ साथ वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी और यह हकीकत वो किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। ठीक ही तो है, आखिर ऐनी का इसमें क्या कसूर? तुम्हारा मुजरिम तो ज़ावियर अंसारी है, ऐनी नहीं। फिर उससे बेरुखी बरतने का मतलब? शऊर ने उसे टोका तो वो मज़ाहमत ना कर सकी। यही वजह थी कि इस वक्त जब ऐनी बिलखसूस उससे मिलने इस तकरीब में आई, वो अपने अंदर फैलती खुशी को महसूस करते हुए खलूस से मुस्कुरा दी। उफ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई दूरी? नीचे सब मेहमान आ चुके हैं। सलाम दुआ के साथ ही ऐनी ने इंतहाई फ़िक्रमंदी से कहा था। मैं तैयार हूँ ऐनी। क्या खाक तैयार हो, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं। बाय द वे तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? मेकअप क्यों नहीं किया? कम ऑन दुरी, ये तुम्हारी कज़न की शादी है। अरे अल्लाह की बंदी, ज़रा तो जोश दिखाओ। क्यों ज़ारा भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? उसे ठीक ठाक लताड़ते हुए उसने पास से गुजरती ज़ारा को मुखातिब कर लिया तो दुर्रे मखनून जज्बस होकर रह गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम ऐनी, अपनी इस दोस्त को कुछ तुम ही अकल सिखाओ। देखो ज़रा कितनी सादा बैठी है ये, हमारे साथ पार्लर भी नहीं गई। ये कपड़े भी इसने बमुश्किल जोया और दादी के कहने पर चेंज किए हैं। ज़ारा ने लगे हाथों ऐनी के सामने रोना रोया तो वो ऐनी की इस्तजाबिया नज़रों पर शर्मिंदगी से नज़र चुरा गई। आसिफ के घर वाले बस आते ही होंगे, तुम इसे ज़रा ढंग से तैयार करो जब तक मैं ऐमन को चेंज करवाती हूँ। ज़ारा ऐनी को उसकी जिम्मेदारी सौंप गई। फिर उसने लाख सर पटका मगर ऐनी के आगे उसकी एक ना चली, जिसने ज़बरदस्ती उसे कमरे में लाकर निफासत से उसका लाइट पिंक मेकअप किया, दादी की लाई हुई ज्वेलरी पहना दी। बस करो ऐनी प्लीज़, ये सब बहुत ओवर लग रहा है। बिलीव मी, मेरा कतन दिल नहीं चाह रहा ये सब करने को। ऐनी ने आखिर में चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहनानी चाहीं तो उसने हाथ खींचकर इंतहाई बेबसी से कहा था। कुछ था उसकी आंखों में। ऐनी ने चौंक कर उसे बगौर देखा। दुर्रे मखनून का मुस्महल अंदाज उसे हैरान कर गया। क्या बात है दुरी, तुम्हें तो कितना शौक हुआ करता था ज्वेलरी का, ढेर सारी कांच की चूड़ियों का, नाजुक नाजुक सी रिंग्स के कितने ही बॉक्सेस हुआ करते थे तुम्हारे पास। सच हम तो रश्क करते थे तुम पर कि तुम इकलौती बेटी हो आंटी की, इसीलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हुआ करती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अलावा गोल्ड की ज्वेलरी भी तुम जिद करके पहन लिया करती थी। ऐनी सवाल करते करते बिला इरादा उसका माजी छेड़ गई थी। फिर अब क्या हो गया, तुम्हें इतना क्यों बदल गई हो? हकीकतन ऐनी दुर्रे मखनून की इस काया पलट पर हैरान थी। सब शौक सारे अरमान समझो मामा और बाबा के साथ ही दफना दिए हैं मैंने, और अब मेरा कुछ भी करने को जी नहीं चाहता ऐनी, कुछ भी। ना चाहते हुए भी आंसू उसकी नोकी मुस्कान से लड़ते झगड़ते रुखसारों पर फिसल आए थे। वो बात जो वो किसी से नहीं कहती थी ऐनी के सामने लबों से निकल गई थी। ऐनी लम्हे भर के लिए चुप सी हो गई, फिर गहरी सांस भरकर उसका शाना थपका। मैं समझ सकती हूँ दुरी, तुम पर क्या क़यामत बीती है, मगर यह भी तो देखो तुम्हारे इस तरह सोगवार रहने से ज़रा भाभी और पूरी फैमिली कितनी फ़िक्रमंद है। जिस तरह अभी दादी और सायरा आंटी ने तुम्हें तैयार होता देखकर खुशी का इजहार किया, इससे मुझे तो यही यकीन मिला है कि ये सब तुम्हें नॉर्मल और खुश देखना चाहते हैं, सब परवाह करते हैं तुम्हारी।
अंकल आंटी के बाद अल्लाह ने तुम्हें जिन लोगों से मिलाया है, तुम्हें उनका भी तो ख्याल करना होगा ना। एनी इस वक्त उसे किसी बड़े की तरह समझा रही थी। चलो प्लीज़ अब ये चूड़ियाँ पहन लो। देखो ज़रा, तुमसे ज़्यादा तो मैं तैयार हूँ, लिहाजा कुछ तो बैलेंस करो यार। लोग क्या सोचेंगे कि रिदा तुम्हारी कज़न है या मेरी। एनी के पास उसे राज़ी करने के पुराने मुजर्रिब नुस्खे मौजूद थे। यूँ भी तजर्बा भी था उसे इस काम का। चुनाचे दुर्रे मखनून को बादल नखास्ता उसके कहने पर अमल करना ही पड़ा, और इससे पहले कि एनी मज़ीद कुछ बनवाती वो उठ खड़ी हुई, लिहाजा एनी को उसके साथ ही आना पड़ा। माशाअल्लाह, चश्मे बद दूर। बाहर आते ही उसका सामना इजहार साहब से हुआ, जिनका तबसरा बेसाख्ता था। उसने अपने अंदर सर उठाते तनफ़्फ़ुर को शिद्दत से महसूस किया था। शदीद गैज़ो गज़ब से भरी निगाह उठी थी उनकी तरफ। भाई एनी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। जवाबन वो खिसियाकर बज़ाहिर तो एनी से मुखातिब थे, मगर खबासत भरी नज़रें बार बार दुर्रे मखनून का चेहरा छूने की जसारत कर रही थीं, और वह समझ रही थी उनके लफ्ज़ों में छुपे मतलब। सच अजी भाई, क्या बहुत खूबसूरत लग रही हूँ मैं। एनी की सादा तबीयत यकदम खुश हो गई थी। वो शायद नज़रों और लहजे की गहराई मापने की सलाहियत रखती नहीं थी, मगर दुर्रे मखनून का रोम रोम उस बेहूदगी पर गुस्से से झुलस रहा था। लग क्या रही हो, तुम तो हो ही अच्छी। एनी के सवाल पर एक बार फिर भरपूर नज़रों से दुर्रे मखनून को देखा था, और फिर एनी को जवाब देकर मुस्कुरा दिए थे। थैंक यू अजी भाई, एनी ने खुशी से कहा। फिर एकदम दुर्रे मखनून का हाथ थामते हुए बोली, इसे भी देखें अजी भाई, इसे भी मैंने ही तैयार किया है। अच्छी लग रही है ना अपनी दूरी। उसका सवाल इतना गैर मतवक्का और अचानक था कि दुर्रे मखनून कोई सद्देबाब ना कर सके, और इजहार साहब ने उसे फातिहाना नज़रों की गिरफ्त में ले लिया। उस लम्हे दुर्रे मखनून को अपना चेहरा जैसे शोलों की तपिश से जलता महसूस हुआ। ये तो है ही खूबसूरत। तुमने हुस्न को दो आतिशा कर दिया है। अजीब सा लहजा था, उससे भी ज़्यादा कराहत आमेज़ नज़रें। दुर्रे मखनून बेइख्तियार एनी से हाथ छुड़ाती नीचे जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, तो एनी लापरवाही से उनका शुक्रिया अदा करते उसके पीछे चली आई। सच कितनी पागल हो तुम दुरी। अजी भाई तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे और तुम भाग आई। मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती एनी, प्लीज़। बावजूद कोशिश के उसका अंदाज तल्ख हो गया था। क्या मतलब अच्छी नहीं लगती? अरे सारी लड़कियां तारीफ़ी नज़रें और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स सुनने के लिए मरती हैं, और तुम कहती हो तुम्हें अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा नहीं लगता। सही बात है भाई, भला तुम्हें क्या पता तारीफ़ की अहमियत का। तुम्हें हमेशा से जो ये सब कुछ बिन मांगे मिलता रहा है ना, इसलिए कदर नहीं है तुम्हें। एनी का तबसरा बेलाग था। वो महज होंठ काट कर सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम रखने लगी, तो वो उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोली, वैसे आपस की बात है, मैंने आते हुए नीचे देखा था, तुम्हारी आंटी के रिलेटिव्स में खासे चार्मिंग लड़के हैं। ठीक ठाक चांसेस हैं यहाँ। मुझे उम्मीद है कि खासा मज़ा रहेगा आज। अजीब लाउबालीपन था उसके लहजे में। दुर्रे मखनून के लबों पर भूली भटकी मुस्कुराहट आ रुकी। कितने अरसे बाद किसी ने उससे ऐसी खालिस लड़कियों वाली बात कही थी। ये बेफिक्री और शौकी उसे बेइख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वैसे ये ज़ारा भाभी का भाई सैफ छोटा होगा हमसे या बड़ा? उसकी मुस्कुराहट एनी की हौसला अफजाई का सबब बनी थी। अब उसने बाकायदा सवाल करने शुरू कर दिए थे। छोटा है वो, अभी इंटर कर रहा है, दुर्रे मखनून ने बताया। ओह, एनी को अफसोस सा हुआ। वैसे हाइट अच्छी है उसकी। साथ साथ तबसरा भी हाजिर था, और ये अपने मिस्टर अकरमा खासे स्मार्ट हैं। खोला आपी के साथ अच्छी जोड़ी बनती इनकी, है ना? उसने गहरी सांस भरी थी। मगर आगा जान का तो तुम्हें मालूम ही है, बिल्कुल अचानक हुक्म सादिर कर दिया उन्होंने, और आज तारिक भाई कराची बुलवाए गए हैं। हो सकता है कल की पार्टी में उन दोनों की मंगनी कर दी जाए। एनी की फराटे भरती ज़ुबान उसकी मालूमात में इजाफा किए दे रही थी। कल की पार्टी? क्या मतलब? उसने बेइख्तियार इस्तफसार किया था। इनफैक्ट जवी भाई सेहतयाब होकर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एनी ने उसके सवाल में बताया तो बेसाख्ता उसके लब एक दूसरे से बेवस्त हो गए। बस इसी खुशी में मैमूना फूफो ने घर में फंक्शन रखा है, और गुमान गालिब है कि कल इस फंक्शन में तारिक भाई और खौला आपी की मंगनी की रस्म भी अदा कर दी जाएगी। अच्छा? एनी की मुसरत पर वो महज सर हिलाकर रह गई। सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा। ये सीनियर कज़न्स की शादियां हों तो हमारी बारी भी आएगी ना। खामखा अब तक हमें बच्ची बच्ची कहकर नज़रअंदाज कर रखा है बुज़ुर्गों ने। एनी ने खासी बेजारी से दुखड़ा रोया था, मगर कुछ था उसके अंदाज में। दुर्रे मखनून को कई साल बाद अचानक और बेसाख्ता हंसी आई थी। नकरई घंटियों की आवाज़ से मुशाबा हंसी थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर खड़े अकरमा और वली ने बेइख्तियार गर्दन घुमाकर आवाज़ की सिमत नज़र उठाई थी। हंसती हुई दुर्रे मखनून का हुस्न और हंसी दोनों को हैरान कर गई। दर हकीकत वो उस वक्त मबहूत किए दे रही थी,
जामा जेबी गोया ख़त्म थी उस पर मुस्तज़ाद हुस्न को दो आतिशा करता सिंगार, ज्वेलरी और सबसे बढ़कर उसके अहमरी लबों पर बिखरी मुस्कुराहट। गुजरे दिनों की सादगी के बरक्स दुर्रे मखनून इस वक्त निगाहों को खैरा किए दे रही थी। अकरमा लम्हे भर के लिए नज़र नहीं हटा सका, हत्ता के वली ने खकार कर मतवज्जा किया तो जैसे खुद में लौटा। कहते हैं तुझको लोग मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। वली के शरारत और शौकी से पढ़े गए उस शेर ने उसे खिफ़्फ़त से दो चार किया था। 10 बार कहा है कि बेतुका मत हाँका करो। उसके कंधे पर धप जमाए हुए उसने कसदन तवज्जा हाथ में पकड़े सेल की तरफ मबजूल कर ली। कह लो मगर याद रखना दोस्त, ये वलीद हसन की आंखें हैं, कभी धोखा नहीं खा सकती। बिलाशुबा आप तो गोया अथॉरिटी हैं इस सब्जेक्ट पर। वो मुस्कुराहट दबाकर सर हिलाते हुए बोला तो वली ने उसे बगौर देखा। मेरी बात मान यार, तू ज़रा एक बार फिर अपनी आई साइट चेक करा ले, मुझे यकीन है दूरबीन के ग्लासेस ही सूट करेंगे तुझे। वली का लहजा अच्छा खासा जला भुना था। अकरमा बेसाख्ता हंस पड़ा। कम ऑन यार, अब तुम दादी की तरह हर लड़की को उस नज़र से देखना बंद करो। हाँ मगर कम अज़ कम तुम तो उस नज़र से लड़कियों को देखना शुरू करो। तुमने क्या आबे हयात पी रखी है, या अगली 10-12 सदियों तक जीने की गारंटी हासिल है तुमको, जो इस कदर सुकून से बैठे हुए हो। वली ने फ़ौरन लताड़ा था उसे। जवाबन वो खामोशी से मुस्कुरा दिया था। ईमान से बड़े घामड़ हो तुम। वली ने बड़े ताज्जुब से सर झटका था। फिर बकिया वक्त वो उसका सर खाता रहा। हर दूसरी लड़की पर तबसरा करते हुए उसने अकरमा को अपने तौर पर राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिससे अकरमा को यकीन हो गया कि हो ना हो दादी और जोहा के मशवरे का ही नतीजा है कि आज वली उसके सर पर सवार था। रिदा पर्पल शरारा सूट में बहुत जच रही थी। आसिफ के घर वाले आए तो यकदम हलचल सी मच गई। एनी स्मिथ वो भी नीचे चली आई थी। शहरीन और खोला बाहर लॉन में थी, वो दोनों भी उनके पास आ बैठी। अकरमा वली के हमरा वहाँ आया तो बिला इरादा दुर्रे मखनून का सुनहरा वजूद उसकी निगाह का मरकज़ बना। आज वो ना सिर्फ पूरी महफिल में सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी, बल्कि उसके साथ एनी और शहरीन के शौकी भरे फिक्रे उसे मुस्कुराने और कभी कभार हंसने पर मजबूर कर रहे थे। मुजफ्फर शिराजी की निगाह उसकी तलाश में भटकी तो वो उसे एनी के पास मुस्कुराता बैठा देखकर दिल में उतरती मुसरत को नज़रअंदाज ना कर सके। ये कौन है अम्मा? उन्होंने अपने साथ खड़ी अम्मा को मुखातिब करके एनी की तरफ सवालिया इशारा किया तो दादी ने मुख्तसर उसका तारुफ करवा दिया। बड़ी प्यारी बच्ची है। दुर्रे मखनून को मैंने पहली बार किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखा है। वो हकीकी खुशी से लबरेज लहजे में बोले तो दादी ने मतबस्सम अंदाज में सर हिला दिया। फिर बकिया फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा। गो के इजहार साहब कई बार बहाने बहाने से शहरीन और खोला के पास आकर उसे खामखा की कोफ्त से दो चार करते रहे, मगर एनी की मौजूदगी के बाइस वो ज़्यादा आज़ादगी महसूस ना कर सकी। ताहम जब निगाह के बाद सायरा बेगम ने उसे ले जाकर कुछ लोगों से बतौर ख़ास मिलवाया तो वो अपने अंदर दूर तक बिछने वाली सरासीमगी को शिद्दत से महसूस करती खाली उस जहन सी लोगों को निपे तुले जवाब देती रही, जो उसे पिछले कई दिनों में सायरा शिराजी ने अजबर करवा दिए थे। और शायद ये सिलसिला यूं ही तूल पकड़ता चला जाता अगर मुजफ्फर साहब की नज़र घबराई घबराई सी दुर्रे मखनून पर ना पड़ जाती, जो सायरा के हमरा खड़ी काफ़ी सरासीमा दिखाई दे रही थी। अकरमा, ज़रा दुर्रे मखनून को मेरे पास भेजना, उन्होंने करीब से गुजरते अकरमा से कहा तो उसने मुजफ्फर साहब की नज़रों के ताक़ुब में निगाह दौड़ाई और उसे ज़रा फासले पर कुछ लोगों में घिरा पाया। दुर्रे मखनून, आपको चचा जान बुला रहे हैं। निभे तुले कदम उठाता वो करीब पहुंचा तो सबसे सलाम दुआ के बाद उसे पैगाम पहुंचाया। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो साथ चल पड़ी। सायरा बेगम ने महसूस तो किया मगर नज़रअंदाज कर गईं। यूँ भी उनका मकसद तो पूरा हो ही गया था। मुजफ्फर शिराजी ने उन दोनों को सामने से साथ आते हुए देखा तो दिल में एक ख्याल किसी कूंदे की मानिंद लपका। दोनों पहलू वो पहलू चलते उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर अगले ही लम्हे वो सर झटक गए। जो उन्हें नज़र आ रहा था वो अम्मा और अकरमा को भी तो दिखाई दे रहा था। गोया जब उनकी जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी तो इसका मतलब यही था कि वो दोनों ऐसा नहीं चाहते, और जब अम्मा और अकरमा ऐसा नहीं चाह रहे थे तो उन्हें भी दिल पर जबर करना था, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एन उसी लम्हे खोला की नज़रों ने उन दोनों का पीछा किया था, और न जाने क्यों आज उसे दुर्रे मखनून से अजब तरह का हसद महसूस हुआ। अकरमा शिराजी की तवज्जो का इर्तिकाज़ उसने कई बार दुर्रे मखनून की जानिब महसूस किया था, और यह बात इतनी आसानी से फरामोश किए जाने लायक नहीं थी। मनफी और रश्क के मिले जुले जज्बात एहसासात ने उसे झुलसाया तो वह यकदम उठ खड़ी हुई। अरे तुम कहाँ चली? शहरीन लामहला मतवज्जा हुई थी। बस अंदर जा रही हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा। लगेगा भी कैसे, तारिक भाई जो यहाँ नहीं?
شہرین اٹھ کر اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھ گئی تو اینی سامنے سے آتی ہوئی در مکنون کو دیکھنے لگی۔ چیک کر لیں، نبض چل رہی ہے آپ کی، سانس آ رہی ہے اب۔ ساتھ چلتے ہوئے اکرما نے جب اس کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھیں تو کہے بنا نہ رہ سکا۔ در مکنون پہلے حیرت اور پھر شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کم آن، ٹیک اٹ ایزی در مکنون، سادہ سے لوگ ہی تو تھے وہ، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کو؟ بہرحال جائیے، چچا جان نے بلایا ہے آپ کو۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے گویا اسے ساحرہ بیگم کے پاس سے بلا کر لانے کی وجہ سمجھائی تو در مکنون نے غیر اختیاری طور پر اپنے چہرے پر مخروطی انگلیاں پھیر کر گویا چہرے پر اتر آنے والے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ ہاتھ اونچا کرنے کی وجہ سے اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں، پرفیوم کی خوشبو اس کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھی۔ اکرما نے سر جھٹک کر خود کو دوسری طرف متوجہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ذرا فاصلے پر کھڑے ولی کی طرف چلا آیا، جو بظاہر ساتھ سے محو گفتگو ہوتے ہوئے بھی در حقیقت اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس کے نزدیک آنے پر ولی کی شوق نظروں نے اس کا گھیراؤ کیا تھا، جس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ ساتھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ در مکنون شیرازی صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے اسے یوں ہی باتوں میں لگا لیا۔ ذرا دیر بعد اینی بھی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ خیریت، کیا باتیں ہو رہی تھی موصوف سے؟ مظفر صاحب کی دوسری طرف جاتے ہی وہ تقریباً اس کے کان میں گھس کر بولی تھی۔ در مکنون نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اینی پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تعریفیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، چھیڑ چھاڑ سے تمہیں وحشت ہو رہی ہے۔ تم کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے کیوں نہیں کنسلٹ کرتی؟ اینی نے آنکھیں دکھائیں تو وہ سائیکیٹرسٹ کے ذکر پر نظر چرا گئی۔ تمہیں کیا پتہ ہے دوست، مجھے تو سالوں ہو گئے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے ماہر نفسیات سے علاج کراتے۔ وہ خود میں گم پھر سے ہونٹ کچلنے لگی تھی کہ کندھے پر نرم دباؤ محسوس کر کے پلٹی۔ طاہرہ بانو سامنے ہی کھڑی تھیں۔ دوپہر میں ان سے ہونے والی ملاقات نے اس پر نسبتاً بہتر تاثر چھوڑا تھا۔ کچھ ساتھ کھڑی اینی کے سامنے بھی اسے مروت نبھانا تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے اس بار تفصیلی جائزہ لیا اس کا اور پھر ایک دو رسمی باتوں کے بعد وہ ساحرہ بیگم کی طرف بڑھ گئیں۔ یہ کون تھی؟ اینی نے آنکھیں گھمائیں۔ اس نے مختصر تعارف کرایا۔ یہ نیبر ہیں، بیک اسٹریٹ پر گھر ہے ان کا۔ کوئی بیٹا ہے ان کا؟ اینی کا اگلا سوال خاصا غیر متوقع تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آ گئی، جسے کلک کی آواز کے ساتھ ولی نے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا، جو ابھی ابھی زوہا اسے پکڑا کر گئی تھی۔ اسی دوران نکاح کا شور اٹھ کھڑا ہوا اور یکدم خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ اس تقریب میں ساحرہ بیگم کی چھوٹی دو بہنوں سے بھی اس کا سامنا ہوا، جو ردا کی شادی کے لیے خصوصاً پاکستان آئی تھیں، جبکہ گزرے سالوں میں ان سے بڑی دو بہنوں سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہی تھی، اور ان سے مل کر اسے محسوس ہوا کہ جتنی نخوت اور رعونت اس کے لیے ساحرہ بیگم کے رویے میں تھی، ایسی بیزاری اور غصہ بقیہ بہنوں میں نہیں تھا۔ وہ سب اس سے کافی نارمل مگر لیے دیے انداز میں ملی، تاہم سب کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی، مرعوبیت تھی، جسے بظاہر اینی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتے ہوئے بھی اس نے محسوس کر لیا تھا۔ البتہ اینی کی باتوں پر اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی نے اسے ضرور حیران کیا، اور ساتھ ہی شیرازی ولاس کے مکینوں کو بھی بحر تحیر میں ڈبو ڈالا تھا۔